विद्यार्थियों नमस्कार। हम लोग बात कर रहे थे कविताओं पर, कहानियों पर, उपन्यासों पर। गोदान पूरा हमने पाठ करके अपलोड कर दिया है। अगर आपको गोदान पढ़ना है, समझना है तो आप मेरे चैनल पर आकर के वीडियो देख सकते हैं। अभी हम बातचीत करेंगे केदारनाथ सिंह, जो बहुत ही महत्वपूर्ण कवि थे हिंदी जगत के। 1934 में उनका जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में चकिया गांव में हुआ था। और आधुनिक साहित्य में, लेखन में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान पर उन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के साथ काम किया और अपनी पीएचडी पूरी की थी। बांग्ला भी सीखी उन्होंने और तमाम काम किए, बांग्ला साहित्य पढ़ाया उन्होंने। तो उस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण काम रहा है। और तीसरे सप्तक में भी उनकी कविताएं 1959 में शामिल रही है। और 1960 में अभी उनका पहला कहानी संग्रह, कविता संग्रह प्रकाशित हुआ है। केदार जी मूलतः कवि हैं और बड़ी सरल भाषा में बड़ी सहजता के साथ कविताएं करते नजर आते हैं। तो इस तरह से, और फिर बाद में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जिसको जेएनयू कहा जाता है, जो हिंदुस्तान का सबसे महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है और पब्लिक विश्वविद्यालय है, तो वहाँ आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो बहुत ही सस्ते दर पर बहुत ही अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। उस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। तो नामवर सिंह पहले वहाँ थे, तो नामवर जी उनको वहाँ ले आए बाद में। और केदार जी लगातार 1976 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि जेएनयू में चले जाते हैं। और फिर उनके तमाम कविता संग्रह प्रकाशित हुए थे। जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, अकाल में सारस, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, बाग, उनका एक लंबी कविता संग्रह है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि उन्होंने पंचतंत्र की कथाओं को आधार बनाकर लिखा था और 1996 में छपा था। फिर तालस्ताय और साइकिल 2005 में, सृष्टि पर पहरा 14 में, और इस तरह से लगातार लिखते रहे। और 2019 में उनकी मृत्यु हो जाती है, बहुत ही दुखद तरीके से। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है, साहित्य अकेडमी भी मिला है। तो केदारनाथ सिंह को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। और जो हमारी नई पीढ़ी है, अगर जितना समझेगी, जितना जानेगी, उतना उसके लिए बढ़िया रहेगा। और कविताएं किस प्रकार से लिखी जाती है और कविताएं कैसे पढ़ी जाती है, ये केदार जी से हम बड़ी गहराई से समझ सकते हैं। उनकी एक छोटी सी कविता है जो उन्होंने हाथ पे लिखी। हाथ, ये हमारा हाथ है ना, इसको लेकर के क्या कहते हैं केदार जी? उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए मैंने सोचा, दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। बस इतनी ही कविता है, लेकिन इस कविता में कितना भाव बता रहे हैं, चाहे प्रेमिका के लिए हो, चाहे जिसको आप चाहते हो उसके लिए, कि दुनिया उस प्रकार की होनी चाहिए। और उस दुनिया को हम बनाने में, उस तरह का बनाने में हमारी क्या भूमिका है, हम उसको कैसे अच्छा बना सकते हैं और कैसे बेहतर बना सकते हैं। उस सारे हिसाब से देखा जाए तो केदार जी सरल, सिंपल, सहज भाषा में कविता करने वाले, ग्रामीण जीवन और महानगरी जीवन के अंतर्द्वंद को अपनी कविताओं में समेटने वाले कवि हैं। तो इसलिए उनकी कविताओं में इन्हें कहा ना कि सारी चीजें नजर आती है। और कविताओं का पाठ करना अलग बात है, कविताओं पर शोध करना, कविता लिखना एक सच में कठिन उपक्रम है। दूसरी कविता और है केदार जी की, नए कवि का दुख। क्या नाम है? नए कवि का दुख। दुख हूं मैं एक नए हिंदी कवि का, बांधो मुझे बांधो, पर कहाँ बांधोगे, किस लय किस ताल में। ये छोटे छोटे घर, ये बोने दरवाजे, ताले ये इतने पुराने, और सांकल इतनी जर्जर, आसमान इतना सा, इतना जरा सा, और हवा इतनी कम कम, नफरत ये इतनी गुमसुम सी। अब देखिए, हिंदी के एक महत्वपूर्ण गद्यकार हैं, कवि हैं विनोद कुमार शुक्ल, जो छत्तीसगढ़ रायपुर में रहते हैं। अब तो काफी उनकी उम्र हो चुकी है। समझिए कि वो भी केदार जी के समकालीन ही हैं। वो भी इसी प्रकार की कविताएं लिखते हैं। उनके उपन्यास हैं, दीवार में खिड़की रहती थी, नौकर की कमीज। आप पढ़ेंगे, समझेंगे तो विनोद कुमार शुक्ल को, उनकी कविता और उनकी जो कहते हैं ना कि कविता कहने का जो ढंग है,
बड़ा ही अद्भुत है। और प्यार यह इतना अकेला और गोल मोल, बांधो मुझे बांधो, पर कहाँ बांधोगे, किस लय किस छंद में, क्या जीवन इसी तरह बीतेगा, शब्दों से शब्दों तक जीने और जीने और जीने और जीने के लगातार द्वंद्व में, लगातार द्वंद्व में। इतनी सी कविता है कि जो नया कवि है वो किस प्रकार के छंद लय और ताल में बंधना चाहता है, और उसे कौन बांध रहा है और कौन नहीं बांध पा रहा है, वो शब्दों और शब्दों के अंदर इसी भाव को ढूंढ रहा है कि मुझे जीना है जीवन, की जीवन जीने का तरीका ढूंढना है ना। हम कई बार ना कि कल अच्छा आएगा इसलिए आज दुखी हैं, लेकिन जब कल ये चला जाएगा तो कल हम सोचेंगे कि वो जो कल चला गया वही सबसे अच्छा था, और इसी फिक्र में हम कहते हैं ना कि आज को जीना भूल जाते हैं। तो इंसान को सच में आज को जीना चाहिए, और जब तक हम आज को नहीं जिएंगे तब तक चीजें उसी तरह से उलझती रहेगी, और उसी तरह से हम उन सारी चीजों में खोए रहेंगे या परेशान रहेंगे। एक उनकी प्रसिद्ध कविता है माझी का पुल। उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित एक गांव जहां घाघरा नदी पर रेलवे का एक पुराना पुल है। देखिए पुल किस प्रकार से बनते हैं, और आप जानते हैं कि चाहे नदी पार करना हो, चाहे कुछ भी पार करना हो, आजकल तो महानगरों में तमाम तरह से मेट्रो और फ्लाईओवर बन चुके हैं, जहाँ ऊपर नीचे न जाने कितनी सड़कें बन चुकी है, और फिर भी बेंगलोर में ट्रैफिक का कोई अंत नहीं है। भरपूर ट्रैफिक है, भरपूर पोल्यूशन है, और भरपूर भीड़ है। जीवन की इस आपाधापी में जैसे हम लोग सब भूल चुके हैं। इसीलिए केदार जी कह रहे हैं ना कि हम जीवन जीना हम लोग भूल चुके हैं अब। और मांझी का जो पुल कविता है, आप देख सकते हैं, हिंदवी जो साइड है बहुत ही फेमस साइड है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसपे तमाम चीजें आपको मिल जाएगी। मांझी का पुल मैं कविता पढ़ रहा हूँ, थोड़ी लंबी कविता है, लेकिन देखिए लंबी कविता को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे उसको समझा जाता है, ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने पहली बार स्कूल से लौटते हुए उसकी लाल लाल ऊंची मेहराबें देखी थी। यह सर्दियों के शुरू के दिन थे, जब पूरब के आसमान में सारसों के झुंड की तरह डेने पसारे हुए धीरे धीरे उड़ता है माझी का पुल। मतलब पुल ऊंचा था ना, तो लगता है जैसे कोई वो सारस उड़ रहे लंबे लंबे पंख वाले। और वो दौर था कि जब उस समय पुल बहुत कम हुआ करते थे ना। आज तो आप देखिए हर जगह पुल बना दिए सरकार ने। तो जब समय बदलता है, परिस्थिति बदलती है, तो किस प्रकार से समाज की जीवन की परिभाषाएं किस तरह से बदल जाती है, ये भी केदार जी हमें बता रहे हैं। वह कब बना था कोई नहीं जानता, किसने बनाया था माझी का पुल, ये सवाल मेरी बस्ती के लोगों को अब भी परेशान करता है। तुम्हारे जन्म से पहले, कहती थी दादी, जिस दिन रात में हुई थी उससे भी पहले, कहता है गांव का बूढ़ा चौकीदार। क्या यह सच नहीं है कि एक सुबह इसी तरह किनारे की रेती पर पड़ा हुआ मिला था माझी का पुल। बंसी मल्हा की आंखें पूछती है। लाल मोहर हल चलाता है, और इन उसी वक्त जब उसे खेने की जरूरत महसूस होती है या तलब महसूस होती है, बेलों के सींगों के बीच से दिख जाता है माझी का पुल। जपसी के मेड़े उसने बारह देखा, जब चढ़ते चढ़ते थक जाती है तो मुंह उठाकर उस तरफ देखने लगती है जिधर माझी का पुल है। माझी के पुल में कितने पाए हैं, 19 कहता है जगदीश। 20 रतन हजाम का ख्याल है। कई बार यह संख्या 23 या 24 तक चली जाती है। क्या दिन के पाए रात में कम हो जाते हैं? क्या सुबह सुबह बढ़ जाते हैं माझी के पुल के पाए? माझी के पुल में कितनी ईंटें हैं, कितने अरब बालू के कण, कितने खच्चर, कितनी बैलगाड़ियां, कितनी आंखें, कितने हाथ चुन दिए गए हैं माझी के पुल में।
मेरी बस्ती के लोगों के पास कोई हिसाब नहीं है। एक कहानी है ना प्रभात रंजन की, जानकी पुल। इसका नाम है मांझी का पुल। सच्चाई यह है, मेरी बस्ती के लोग सिर्फ इतना जानते हैं, दोपहर की धूप में जब किसी के पास कोई काम नहीं होता तो पके हुए ज्वर के खेत की तरह लगता है मांझी का पुल। मगर पुल क्या होता है, आदमी को अपनी तरफ क्यों खींचता है पुल? ऐसा क्यों होता है कि रात की आखिरी गाड़ी जब मांझी के पुल की पटरियां पर चढ़ती है तो अपनी गहरी नींद में भी मेरी बस्ती का हर आदमी हिलने लगता है। एक गहरी बेचैनी के बाद मैंने कई बार सोचा है, मांझी के पुल में कहाँ है मांझी, कहाँ है उसकी नाव? क्या तुम ठीक उसी जगह उंगली रख सकते हो जहाँ हर पुल में छिपी रहती है एक नाव? एक नाव, क्योंकि पुल नहीं था उससे पहले तो नाव चलती थी ना भैया। पुल बन गया तो नाव की जरूरत क्यों पड़ेगी नदी को पार करने के लिए? जब तक पुल नहीं था तब तक आप नाव से जा रहे थे, अब पुल बन गया तो नाव और माझी नाविक सब उस समय से बाहर हो जाते हैं। मछलियां अपनी भाषा में क्या कहती है पुल को? सूस और घड़ियाल क्या सोचते हैं? कछुओं का कैसा लगता है पुल जब वे दोपहर बाद की रेती पर अपनी पीठ फैलाकर उसकी मेहराबें सेंकते हैं? मैं जानता हूँ मेरी बस्ती के लोगों के लिए ये कितना बड़ा आश्वासन है। वहाँ पूरब के आसमान में हर आदमी के बचपन के बहुत पहले से चुपचाप टंगा है मांझी का पुल। मैं सोचता हूँ और सोचकर कांपने लगता हूँ, उन्हें कैसा लगेगा अगर एक कवि एक दिन अचानक पता चले वहाँ नहीं है मांझी का पुल। मैं खुद से पूछता हूँ, कौन बड़ा है, वह जो नदी पर खड़ा है मांझी का पुल, या वह जो टंगा है लोगों के अंदर, लोगों के अंदर? बस इतनी ही कविता है। और केदार जी, मैंने कहा ना कि लोग, वो समय, वो बदलता हुआ परिवेश, वातावरण, पहले कच्ची बस्तियां हुआ करती थी, अब वो कहाँ है, वो कच्चे घर कहाँ है? जमाना समय किस तेजी से बदल रहा है, उसकी आहट कवि किस तरह से अपने शब्दों में उसको पिरो रहा है, और कहीं न कहीं उन स्मृतियों को वो शब्दों में से जैसे जीवंत कर रहा है कि आने वाली पीढ़ियां शायद उन्हें समझ पाएगी। तो केदार जी को समझने के लिए गांव का जीवन, ग्रामीण अनुभूतियां, प्रेम के एहसास, वो सहज एहसास, आत्मीयता, ध्वनि, वो सारी चीजें किस प्रकार से समझने की आवश्यकता है, और एक बड़ा कवि अपने समय, समाज और जीवन की किन अनुभूतियों से हमें रूबरू करवाता है, ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो केदार जी को पढ़िए, समझिए, बहुत ही महत्वपूर्ण कविता कवि है एक लिहाज से। और हम जितना अधिक रचनात्मकता को समझेंगे, जितना अधिक उसमें डूबते जाएंगे, चीजें अपने आप बेहतर होती जाएगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अब वीडियो पूरा देखिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।